हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी सफलता चाहने वाले छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल जीएस विद अक्षय में स्वागत है। तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, रासायनिक बलगतिकी। उस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में मैंने आपको पिछली क्लास में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और वेग स्थिरांक समझा दिया था, पढ़ा दिया था। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक भाग लेते हैं, अर्थात क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रियाकारक हैं उनके अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखें उदाहरण के रूप में इसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसका अपघटन होता है तो बनता है H2O प्लस हाफ O2। यहाँ पे क्रियाकारक जो H2O2 है यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? एक। अभिक्रिया की आणविकता बराबर, यहाँ पे H2O2 कितने अणु हैं? एक है ना, एक का मल्टीप्लाई सब में होता है, तो आणविकता हो गई एक। दूसरा देखो, जैसे H2 प्लस I2 बन जाता है 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी बेटा? अभिक्रिया की आणविकता बराबर, यहाँ पे एक अणु है H2 का, एक है। अभिक्रिया की आणविकता यहाँ कितनी है बेटा? एक जो अणु है वो H2 का है और एक किसका है? I2 का। तो एक H2 एक I2, तो एक और एक दो। अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभिक्रिया की हम लोग आणविकता निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखना चाहो देख लो। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, इसके साथ में ऑक्सीजन की क्रिया करवा दो, बनता है NO2। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे अगर आपसे अभिक्रिया की आणविकता पूछी जाए तो कितनी होगी? तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता है, 2 अणु इसके हैं और एक इसका है, तो कितना हो गया? 3। और ध्यान रखें, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 3 से अधिक नहीं पाई जाती है। अभिक्रिया की आणविकता
नहीं होती है। ठीक है, ये नियम है, अभिक्रिया की आवृत्ता 3 से अधिक नहीं होती। हाँ बेटा, समझ में आया? तो अभिक्रिया की यहाँ पे एक अवर भाग ले रहा है तो एक आवृत्ता, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक आयोडीन 2 हो गए तो आवृत्ता 2 हो गई। यहाँ पे 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का भाग ले रहा है तो 2 और 1 3 होगी। और अभिक्रिया की आवृत्ता कभी भी 3 से अधिक नहीं पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है अभिक्रिया की कोटि। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। देखिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक के सांद्रता पद की घात, किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक के सांद्रता पद की घात उस क्रिया कारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता पद, जो भी सांद्रता उसकी रहेगी, की घात उस क्रिया कारक के सापेक्ष, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता पद की घात उस क्रिया कारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक के सांद्रता पद की घात उस क्रिया कारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जैसे मान लेते हैं अभिक्रिया है कोई, ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें MANB, और ध्यान रखें हमें बहुत ज्यादा मतलब इधर से नहीं है, मतलब हमें इधर से है। आप चाहें तो यहाँ उत्पाद लिख सकते हैं, PCO प्लस QD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, उत्पाद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिया कारक A है, यहाँ पर क्रिया कारक B है, तो A की सांद्रता कितनी है M और B की सांद्रता कितनी है N। तो क्रिया कारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, M, और क्रिया कारक B के सापेक्ष, यही तो कहा क्रिया कारक की सांद्रता पद की घात, तो सांद्रता पद क्या है B, तो क्रिया कारक है B और इसकी सांद्रता है N, यहाँ पर क्रिया कारक है A और इसकी सांद्रता है M। तो क्रिया कारक A की अभिक्रिया कोटि क्या होगी, बताइए। क्रिया कारक A की अभिक्रिया कोटि हो जाएगी M, और क्रिया कारक B की सांद्रता क्या है N, अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी N। तो अभिक्रिया की, अच्छा पूरी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की समग्र कोटि, मतलब पूरी अभिक्रिया की कोटि। तो क्रिया कारक इसमें A और B दो हैं, तो कोट हो जाएगी M+N। तो यहाँ पे जो दोनों की कोटि है वो जो जाएगी, पूरी अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी M+N। अगर आपको यहाँ पर अभिक्रिया का वेग निकालना हो तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर A, ये तो वेग स्थिरांक हो गया, क्रिया कारकों की सांद्रता A और B, तो A की घात M,
v की घात m। कोटि निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, गुणा में घातें जोड़ जाती है तो m प्लस n, ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया की कोटि। देखो कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं, उनकी कोटि कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। देखें, और इसको साथ साथ में बेटा नोट जरूर करते चलें, बहुत काम की चीजें हैं, सिलेक्टेड चीजें हैं, निश्चित रूप से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अभिक्रियाओं की अभिक्रिया कोटि, कुछ अभिक्रियाएं हैं यानी कि आपको कोटि निकालनी है अभिक्रिया की। देखें, जैसे H2 प्लस I2 बन जाता है 2HI, इसकी आपको कोटि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखें, तो सबसे पहले इसके लिए क्या निकालेंगे? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग बराबर के H2 और I2। अभिक्रिया की कोटि बराबर, बेटा देखें H2 पे घात यहाँ पे कितनी होगी? 1, और I2 पे घात 1, तो कोटि कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। तो यहाँ पे हो गई अभिक्रिया की कोटि 2। एक देखें, पिछला हमने एक रिएक्शन लिखा था H2O2, तो क्या बना था? H2O प्लस 1/2 O2। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा? K और H2O2। इस पे घात कितनी रहेगी? यहाँ पे 1 होती ही है किसी भी संख्या पे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बेटा? 1। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ठीक है। और देख लेते हैं इसके बाद, हाँ एक और देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले में भी पढ़ा था आणविकता में NO प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2NO2। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा बेटा? अभिक्रिया का वेग बराबर K और NO पे कितनी पावर लगेगी? 2, और O2 पे कितनी पावर है? 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है। कुछ अभिक्रियाओं की कोटि में अपवाद आते हैं बेटा, एक्सेप्शन, मतलब नियम को नहीं मानते इसको। देखें, साथ साथ में नोट जरूर कर लें। अपवाद, पहला अपवाद देख लेते हैं, CH3COO C2H5, ये क्या है? ये एथिल एसीटेट है, प्लस H2O, तो आगे बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? ये अपवाद है, ठीक है। देखो इसका वेग निकालते हैं सबसे पहले। तो अभिक्रिया का वेग बराबर K CH3COO C2H5 और H2O। ये ध्यान रखिए आप, इन पे घातें अगर एक एक होंगी तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, लेकिन अपवाद है तो इसका मतलब 2 तो नहीं होगी, फिर कितनी होगी? तो देखें, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 हो। क्यों? इस पे घात 1 है और इस पे घात मानी जाती है 0। क्यों 0 मानी जाती है? इस प्रकार की अभिक्रियाओं में या इसी अभिक्रिया में जल की सांद्रता को नियत माना जाता है। क्या होता है इसमें? जल की सांद्रता नियत मानी जाती है, ठीक है। और यह अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है।
अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर करता है? एथिल एसीटेट पर, CH3 COO C2H5 पर निर्भर करता, ठीक है, जल की सांद्रता को नियत माना जाता है। इसी तरीके से एक और है, आपने पढ़ा होगा, C12H22O11 प्लस जल, आगे बन जाता है C6H12O6 और C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से जल की सांद्रता को नियत माना जाता है। अभिक्रिया का वेग बराबर के C12H22O11 और H2O, शून्य और एक, कोटि कितनी हो जाएगी अभिक्रिया की बेटा? 1। यहाँ पर भी यही कंडीशन काम करती है। एक और देख लेते हैं अपवाद में, N2 + 3H2, यहाँ पे आयरन उत्प्रेरक काम करता है और बन जाता है 2NH3। अच्छा, यहाँ पे बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यहाँ पे बेटा अभिक्रिया की कोटि होगी 0। क्यों होगी 0? बड़ा प्रश्न है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, उनकी अभिक्रिया कोटि शून्य मानी जाती है। ध्यान रखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है उनकी अभिक्रिया कोटि 0 मानी जाती है। तो यहाँ पर जो अमोनिया बन रही है, ये हैबर विधि है अमोनिया बनाने की, तो यहाँ पर जो आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग हो रहा है, तो आयरन उत्प्रेरक की वजह से अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 0 है। जिन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है उनकी अभिक्रिया कोटि 0 मानी जाती है। तो इसके बाद इसमें कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।